हेलो गाइस। अभी तक हमने लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ लिया है, एजम्पशंस के बारे में देख लिया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनते हैं, जो कि इसमें स्ट्रेन डायग्राम यानी कि जो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी लिमिट स्टेट मेथड का पहला एजम्पशंस देखा था वो उसमें यही सिर्फ बताया गया है कि स्ट्रेन जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है, तो हो गया था। हमने अभी तक देख लिया है लिमिट स्टेट मेथड में एजम्पशंस को देख लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया है। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर इन कंक्रीट। ठीक है, इसमें सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बना के और उसमें एक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे उसका, और उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रेस कितना कंप्रेशन जोन में कितना स्ट्रेस होगा और टेंशन जोन में कितना स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, और फोर्स कैलकुलेट करेंगे, कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों को इक्वेट करा के ही हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इसी को एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सेक्शन बना लेंगे, एक बीम का एक सेक्शन बना लेंगे। फर्स्टली हम बीम का एक सेक्शन बनाएंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एक सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर ये एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का सेक्शन है जो कि बॉटम सेक्शन पर यानी तली पर यानी नीचे, ठीक है, क्या हुआ है, रीइंफोर्स्ड किया गया है यानी सरिया डाला गया है। ये है रीइंफोर्स्ड। कहाँ पर है, ये बॉटम पर है। इसका विड्थ होगा जो गहरा इसकी चौड़ाई है बी मान लेते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी मानते हैं, यह है इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है और कैपिटल डी टोटल डेप्थ है। इस इफेक्टिव डेप्थ ही कंसीडर करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कंप्रेशन जोन में, नहीं टेंशन जोन में, ये टेंशन जोन ही है तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर कहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एक कंप्रेशन टेंशन जोन में सिर्फ स्टील को ही कंसीडर करते हैं, एक स्टील को ही मानते हैं कि पूरा टेंसाइल फोर्स को यही अकेले बियर करता है। ठीक है, स्टील ही बियर करता है अकेले। तो ये हो गया। तो इसलिए इसके नीचे जो कंक्रीट है इसको हम निगलेक्ट करके मानते हैं, यानी इफेक्टिव डेप्थ ही लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, इसका स्ट्रेन डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया है एजम्पशंस में। ये क्या था, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो ये था, यानी स्ट्रेन जो था लीनियरली वेरी करता है, स्ट्रेन लीनियरली वेरी कर रहा है। यह है स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेस की बात करें हम, तो स्ट्रेस को देखे थे, ये था स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम में बताया था कि जो स्ट्रेन का 0 पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से, यानी न्यूट्रल एक्सिस यही तो है, न्यूट्रल एक्सिस यही तो है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से 0.002 तक, यानी यहाँ तक समथिंग यहाँ तक 0.002 स्ट्रेन है। यहाँ तक क्या होता है, पैराबोलिकली चेंज होता है, यानी समथिंग ऐसे चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, रेक्टेंगुलर चेंज होता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। क्या कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेन बढ़ता रहता है और स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। ये है, ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम है। अगर हम मानेंगे कि स्ट्रेस ये है, यानी इधर पॉजिटिव जा रहा है, तो स्ट्रेन को टेंसाइल में इधर खींच लेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे या समथिंग ये मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, 0.0035 होगा। ठीक है, और इसमें स्ट्रेस बताया था मैक्सिमम एट कंप्रेशन साइड 0.446 FCK, 0.004 FCK, यानी ये कंप्रेशन जोन में क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, आप टॉप फाइबर पर, यानी सबसे ऊपरी जोन में। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, 0.446 FCK है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। डिजाइन, ये बताया था हमने, क्या बताया था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन इन स्ट्रक्चर, ठीक है, इन स्ट्रक्चर। अगर अब इसमें देख लेते हैं कि फोर्स का एनालिसिस कर लेते हैं, यानी टोटल फोर्स इन कंप्रेशन जोन में अगर टोटल फोर्स को एनालिसिस करें तो फर्स्टली ये इस क्रॉस सेक्शन का पता करेंगे, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस यानी इसका एरिया पता करेंगे इनटू मतलब इसका स्ट्रेस होगा प्लस पैराबोलिक का जितना स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो यानी FC1 मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं FC1, जो टेंशन जो एक है रेक्टेंगुलर शेप वाला और एक है पैराबोलिकली जो शेप है उसको मान लेते हैं FC2। FC1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये FC1 इसे मान लेते हैं, ये पैराबोलिकली है तो ये FC2 समथिंग मान लेते हैं, FC2। कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स इन रेक्टेंगुलर, कंप्रेसिव फोर्स ये तो न्यूट्रल के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन जोन ही तो है, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स की बात करें अगर हम, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स FC इक्वल टू क्या कहेंगे, FC1 प्लस FC2। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इक्वल टू F/A कहते थे ना, तो अभी क्या F इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। स्ट्रेस जैसे डिफाइन करते थे फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे अभी स्ट्रेस को फोर्स को डिफाइन करेंगे स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर, तो एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि FC1 का, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो FC1 क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इन रेक्टेंगुलर जोन, कंप्रेसिव फोर्स इन ट्रेंगुलर जोन, ये रेक्टेंगुलर वाला हो जाएगा, ये क्या किसका हो जाएगा, ये पैराबोलिक वाला हो जाएगा, पैराबोलिक शेप है ना, ये हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स इन रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये क्या है, ये भी कंप्रेसिव फोर्स है, किसका, ये पैराबोलिक शेप वाले की बात कर रहे हैं। कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़ित फोर्स यानी बल इन पैराबोलिक शेप, जो पैराबोला वाला शेप है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, उसमें ये भी देखेंगे कहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में तो हाफ पर लाई करेगा, टॉप से हाफ तक आएगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो XU है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कैसे, एज ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंगुलर सिमिलर ट्रेंगल, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल से हम इसको x1 x2 को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, x1 x2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको x1 मान लेते हैं, x1, और इसको मान लेते हैं x2, ठीक है। तो x1 x2 को हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रेस तो बता देंगे, हाँ इसमें स्ट्रेस इतना आ रहा है, लेकिन इसका एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया ना, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको x1 और x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, यानी समरूप त्रिभुज या समरूपता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, तो क्या था, ट्रेंगल जो था वो कैसा था उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर,
और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है 0.0035 है। ये कितनी वैल्यू है इसकी 0.002 है। और x1 इसको मान लिया है भी, इसे x2 मान लिया है। टोटल डिस्टेंस x1 और x2 को टोटल वैल्यू मान लिया है xu, यानी ये xu मान लिया है। तो x1 x2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस। तो देखें लिखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो अभी ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस, यानी 0.002 अपान x2 इक्वल टू, अब दूसरी बार ये अपान ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 0.0035 अपान ये टोटल डिस्टेंस कितनी है xu है, तो xu के टर्म में हम ज्ञात कर लेंगे। तो xu इतना अपान इतना, ठीक है। तो x2 इक्वल टू कैलकुलेट करने के बाद में हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो इसको इधर भेज देंगे, यानी 0.002 अपान 0.0035 इंटू xu, यानी कि ये 0 एक कर दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, यानी 4/7 x2 इक्वल टू आ जाएगा 4/7 xu, ठीक है। 4/7 xu आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा xu आ गया। और हमको पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या दिया है xu। तो x1 की वैल्यू हमें पता करना है, x1 x2 की वैल्यू पता हो गई है, 4/7 xu इक्वल टू xu। इसमें से इसको घटा देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 3/7 xu, ठीक है। अभी हमें xu के टर्म में x1 और x2 की वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, यानी x1 और x2 की वैल्यू xu के टर्म में ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेसिव फोर्स को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके टर्म में xu के टर्म में ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू, यानी FC इक्वल टू FC1 प्लस FC2 इक्वल टू FC1 क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर का शेप का एरिया, ठीक है। पहले चीज़ क्या है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो। तो स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस है टॉप फाइबर का, ये पूरे का स्ट्रेस देखो सेम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, कांस्टेंट है, 0.0446 FCK, ये हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया को कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा B इंटू x1, ये B इंटू x1 इस वाले की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना है B है, इसकी विड्थ तो B है, और ये डेप्थ कितनी है x1 है, रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x1 ही तो है, ये x1 ही तो है, B इंटू x1, B तो विड्थ हो गया इंटू x1 की वैल्यू हम B इंटू x1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये तो अभी x1 ही रहना, तो अभी पुट कर देंगे x1 की वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड चीज़, ये हमारा क्या हो गया, अभी ये रेक्टेंगुलर शेप का, ये रेक्टेंगुलर शेप वाला फोर्स आ गया, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब हम पैराबोलिक शेप वाला देखेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो उसका स्ट्रेस है, इसका भी स्ट्रेस कितना है, ये 0.0 वही है ना 0.446 FCK, 0.446 FCK इंटू पैराबोलिक, इसका एरिया कितना होगा 2/3 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 2/3 परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 परपेंडिकुलर यानी ये डिस्टेंस और अपन बिड्थ है ना, इंटू बिड्थ, ये बिड्थ और इंटू ये डिस्टेंस, बिड्थ कितनी है बिड्थ कितनी है, बिड्थ है B इंटू x2, अगर इसकी बात करें तो ये ही तो होगा, ये x2 ही तो होगा, तो B इंटू x2, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये निकल के आ जाएगा कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, एक एक की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको सबकी इसमें सबकी वैल्यू पता है, 0.44 FCK इंटू B इंटू x1 की वैल्यू दी है 3/7
3/7 XU प्लस 0.446 FCK इंटू 2/3 B इंटू 4/7 XU। कैलकुलेट करने के बाद में जो कंप्रेसिव फोर्स टोटल आ जाएगी, टोटल कंप्रेसिव फोर्स आएगी वैल्यू 0.36 FCK B इंटू XU, यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गई हमारी वैल्यू, टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गया 0.36 FCK B इंटू XU। ठीक है, ये हमारी कितनी क्या वैल्यू आ गई, ये कंप्रेसिव फोर्स। अभी कंप्रेसिव फोर्स देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों FC1 FC2 दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है मैंने, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट किया है, यानी कि दोनों का, हाँ, दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, FC1 अलग कहीं लाई करेगा, FC2 कहीं अलग लाई करेगा। अगर FC1 देखें कहाँ पर लाई करेगा, तो ये जो X1 नहीं था, इसके रेक्टेंगुलर के हाफ पर CG लाई करता है ना, तो इसके हाफ पर लाई करेगा कहीं, यानी यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, अगर इसकी FC2 की बात करें तो ये पैराबोलिक के 5/8 पर लाई करता है ना, 5/8 पर। ठीक है, तो यानी समथिंग ये पूरा X1 होगा प्लस ये X2 का 5/8 होगा। ठीक है, यानी ये तो पूरा डिस्टेंस होगा ही होगा। कौन सा डिस्टेंस, ये यानी X1 तो पूरा होगा, इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 5/8 X2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो लाई करेगा यहाँ पर 5/8 X2 प्लस X1 प्लस 5/8 X2, यानी यहाँ पर लाई करेगा टोटल। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट किया, अभी तक मैंने कैलकुलेट किया टोटल कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा जो CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो जहाँ पर ये टोटल फोर्स कहाँ पर लाई करेगा, यानी FC1 तो यहाँ पर लाई करेगा, FC2 यहाँ पर लाई करेगा, लेकिन टोटल रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर लाई करेगा, यानी FC कहाँ पर लाई करेगा, ये पता करने वाले हैं। FC कहाँ लाई करने वाला है, ये हम पता करने वाले हैं। समथिंग कहीं बीच में कहीं लाई करेगा, कहीं आसपास। ठीक है, तो ये हमारा ये पता करने जा रहे हैं कि कंप्रेसिव फोर्स यानी FC कहाँ पर लाई करेगा। FC इक्वल टू क्या होता है, अभी क्या मैंने कैलकुलेट किया, FC1 प्लस FC2, यानी FC कहाँ पर लाई करेगा, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पर लाई करेगा, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पर लाई करेगा, ये ऊपर से यानी टॉप फाइबर से लेके कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा नीचे, ये मैं चेक करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे, यानी CG पता करने जा रहे हैं, यानी Y बार पता करने जा रहे हैं। Y बार यानी ये डिस्टेंस, इसकी वैल्यू पता करने जा रहे हैं, यानी इस डिस्टेंस की, इस Y बार की वैल्यू पता करने जा रहे हैं। ठीक है, इस Y बार की वैल्यू पता करने जा रहे हैं टॉप फाइबर से। CG फ्रॉम टॉप लिख सकते हैं यहाँ पर, CG फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो क्या होगा, FC1 इंटू Y1 बार मीन्स इसका जो ये लाई कर रहा है, ये Y1 बार ही तो है, Y1 बार है, और ये क्या है, ये Y2 बार है, ये Y1 बार है और ये Y2 बार है। ठीक है, तो FC1 कहाँ पर लाई करेगा, इंटू CG उसका CG प्लस FC2 कहाँ लाई करेगा और उसका CG अपान Y1 बार प्लस Y2 बार, नहीं, अपान FC1 प्लस FC2, यानी ये होगा FC1 प्लस FC2। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। FC1 हमें पता है, अभी कैलकुलेट करा है। FC1 अभी हमने देखा है कितनी आई थी वैल्यू, FC1 की वैल्यू FC1 अभी देखा है, ये है, ये FC1 थी। ठीक है, FC1 की वैल्यू, ये FC1 की वैल्यू थी। ठीक है, और ये FC2 की वैल्यू थी। ऊपर देखो, ये FC1 है प्लस FC2, तो FC1 की वैल्यू ये है, FC2 की वैल्यू ये है। ठीक है, FC1 और Y1 बार क्या होगा, ये Y1 बार होगा, यानी इस डिस्टेंस का X1/2 हो जाएगा, और Y2 बार क्या हो जाएगा, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं FC1 तो हमने कैलकुलेट करा है,
एंड FC2। अभी इसको कैलकुलेट किया है, लिखेंगे कैलकुलेटेड, ठीक है। तथा y1 बार क्या होगा, x1 बार जो कैलकुलेट करें उसको बाई 2, y2 x1 बार मीन्स ये इसका यानी x1 का बाई 2 होगा, ठीक है। y1 बार x1 का बाई 2 होगा, और y2 बार को पता करें तो ये होगा x1 प्लस x2 का बाई 2 होगा, ठीक है। ठीक है, इससे देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है फाइनली। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, FC1 FC2 को फाइनली कैलकुलेट करने के बाद में सब हमारा पूरा CG आ जाएगा, जो कहाँ पर टॉप फाइबर से 0.42 XU पर ये लाई करेगा। कैलकुलेट करने के बाद में इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो यही हमें मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा y बार की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो CG लाई करेगा टॉप फाइबर से, यानी टोटल रेजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स लाई करेगा कहाँ पर 0.42 XU पर ये लाई करेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर एनालिसिस करने, अभी कंप्रेसिव फोर्स का एनालिसिस कर लिया हमने, यहाँ पर क्या देखा, कंप्रेसिव फोर्स को एनालिसिस कर लिया, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स का एनालिसिस कर लिया है, अब क्या करने जा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। अभी हमने कंप्रेसिव फोर्स को यहाँ पर देख लिया है, अब हम देखने जा रहे हैं टेंसाइल फोर्स को, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स हमको पता है बॉटम फाइबर पर लग रहा है। बॉटम फाइबर कहाँ पर, कितने दूरी पर, यहाँ पर, ये इस डिस्टेंस पे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर स्टील का है, स्टील के CG पे ही तो लगेगा, तो स्टील का CG, स्टील इतना ही पड़ा है तो इसके बीच में कहीं CG इसका होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं स्टील का फोर्स। तो स्टील फोर्स का देखेंगे टेंसाइल फोर्स में देखेंगे स्टील का स्ट्रेस, यानी रीइंफोर्स्ड का स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील देखेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.87 FY इंटू AST, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। ये क्या हो गया, ये FT, ये हमारा टेंशन जोन में स्टील का स्टील की वजह से जो फोर्स जनरेट करेगा ये इतना होगा, ठीक है, यानी टेंसाइल फोर्स है ये टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। और इसका CG कहाँ पर लाई करेगा, हमको पता है CG कहाँ पर लाई करेगा, CG जहाँ पर स्टील का जो ये पड़ा है इसके CG पर लाई करेगा इसका, ठीक है। तो टॉप फाइबर से अगर देखें तो स्मॉल d पर लाई करेगा, ठीक है। इसका y बार देखें यानी CG देखें तो लाई करेगा, ये कहाँ पर लाई करेगा, ये लाई करेगा स्मॉल d पर, यानी इफेक्टिव डेप्थ पर, ठीक है। अब देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी एनालिसिस ऑफ टेंसल फोर्स कर लिए, कंप्रेशन फोर्स कर लिए, दोनों को एनालिसिस कर लिए। अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एनालिसिस करने के लिए टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्रेशन का, ठीक है, कंप्रेशन जोन का, कंप्रेसिव मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इंटू, हमको पता है फोर्स, कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स मीन्स FC। तो FC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, FC की वैल्यू कितनी आई है 0.36 FC के BXU 0.36 FC के B इंटू XU इंटू लीवर आर्म हमको पता है जो FCI है, यानी ये डिस्टेंस अपान ये टेंशन जोन वाले का, यानी हमको पता है टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के जो जहाँ पर CG लाई कर रहा है, कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स, उसके बीच के डिस्टेंस को, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लीवर आर्म कहते हैं। ये लीवर आर्म है। अगर लीवर आर्म की डिस्टेंस पता करें कि कितनी होगी, लीवर आर्म को Z से डिनोट करते हैं, ये देखें कितना डिस्टेंस होगा, तो हमको पता है ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेके टॉप फाइबर से लेके बॉटम फाइबर तक स्मॉल d है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है। स्मॉल d में से ये y बार घटा दें, y बार हमको पता है कितना है 0.42 XU, तो कितना हो जाएगा लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU,
0.2 XU, यानी लीवर आर्म यहाँ पर आ जाएगा, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा किधर से, कंप्रेशन जोन से। ठीक है, अब हम बोलें कि टेंशन जोन से भी बताओ, तो टेंशन जोन से भी अगर मुझे पता करना हो तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन से भी देख लेते हैं, टेंसाइल से। तो क्या लिखेंगे, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स क्या होगा, 0.87, जो भी कैलकुलेट किया है टेंसाइल फोर्स 0.87 FYAST इंटू लीवर आर्म कितना है, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने केवल जस्ट एनालिसिस किया है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को। सब कुछ इसमें हमें लगभग पता ही था, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने क्या किया, स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और ये क्या है, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में हम क्या किया, कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि ये वैल्यू हमें नहीं पता थी और ये वैल्यू नहीं पता था, x1 x2 मान लिया, इसको दोनों को कैलकुलेट किया कैसे, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के अनुसार या नियमानुसार। ठीक है, इसको x1 x2 को कैलकुलेट किया इन विद रिस्पेक्ट टू XU। ठीक है, उसके बाद में कंप्रेसिव फोर्स को क्या करिए, कैलकुलेट कर लिए हैं, कंप्रेसिव फोर्स को कैलकुलेट कर लिए हैं। अब उसके बाद में क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स को कैलकुलेट के बाद में हम कहें कि टेंशन फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन फोर्स को देख लिया यहाँ पर XU कहाँ पर लाई करेगा, टॉप फाइबर से 0.42 XU, यानी जैसे लीवर आर्म कैलकुलेट करने के लिए इसकी नीड होगी हमें, इसलिए यहाँ पर कर लिया इसको कैलकुलेट। फिर उसके बाद में क्या किया, टेंसाइल फोर्स को भी कैलकुलेट कर लिया, टेंसाइल फोर्स को कर लिया, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, हमको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो लीवर आर्म कैलकुलेट कर लिया, लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया, जो इसका कंप्रेसिव फोर्स का CG है और टेंसाइल फोर्स का CG, दोनों के बीच के डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस ये y बार घटा दिए और फिर ये लीवर आर्म बचा यहाँ पर। तो यहाँ फाइनली हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेशन और टेंसाइल जोन से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यानी ये लीवर आर्म और इंटू फोर्स से क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को एनालिसिस किया। ठीक है, यहाँ पर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में क्या था, सिर्फ यही था कि उसमें सब कुछ वैल्यू दी रहती है, हमको बस यही देखना रहता है कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना बियर कर पाएगी, यही सब चीज़ें कैलकुलेट करनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एनालिसिस करेंगे कि जैसे कि इसमें अभी देखा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये तो न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना सीखा है अभी, XU कैलकुलेट करना नहीं देखा है, XU ये XU, यानी XU अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम कि XU को कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस थी उसको कैलकुलेट करना देखेंगे। ठीक है, अभी हमने सिंपली बिल्कुल इसको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को एनालिसिस किया है सिर्फ। ठीक है, थैंक यू।